मसूरी और लंढौर की पहाड़ियों में एक अजीब सी खामोशी बसती है, खासकर तब जब अक्टूबर का महीना हो और शाम ढलते ही कोहरा देवदार के ऊंचे पेड़ों को अपनी बाहों में भर ले। मैं अक्सर इन पहाड़ियों में आता हूँ, शहर के शोर से दूर, अपनी नई किताब लिखने के लिए। मुझे यहाँ की हवा में घुली वो पुरानी गीली लकड़ी की महक पसंद है, लेकिन इन पहाड़ियों के अपने कुछ राज भी हैं। कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ सूरज ढलने के बाद स्थानीय लोग भी जाने से कतराते हैं। ऐसा ही एक रास्ता था, पुराना चक्कर रोड। मेरा नाम आर्यन है। मैं पिछले एक हफ्ते से लंढौर के एक छोटे से कॉटेज में रुका हुआ था। उस शाम मुझे लाइब्रेरी से लौटते हुए देर हो गई थी। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई थी और आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था और यही मेरी गलती थी। मैंने सोचा कि मुख्य सड़क के बजाय अगर मैं पुराने चक्कर रोड से शॉर्टकट ले लूं तो 20 मिनट बच जाएंगे। मुझे याद है, मेरे मकान मालिक मिस्टर कपूर ने चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से मत जाना, वहां हवाएं कुछ अलग तरह से चलती हैं। मैंने उनकी बात को एक बुजुर्ग का वहम मानकर टाल दिया था। आखिर मैं एक तर्कसंगत लेखक था, इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। जैसे ही मैंने उस कच्चे पथरीले रास्ते पर कदम रखा, बारिश शुरू हो गई। पहले धीमी बूंदें और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश। कोहरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मेरे चारों ओर सिर्फ देवदार के पेड़ों के काले साए थे, जो हवा में झूलते हुए डरावने लग रहे थे। उनकी सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लग रही थी। मैं भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। मेरा टॉर्च भी अब जवाब दे रहा था। रास्ता भटकने का डर मुझे सताने लगा। पहाड़ों में रास्ता भटकना मौत को दावत देने जैसा होता है। तभी बिजली कड़की। उस एक पल की तेज रोशनी में मुझे कुछ दूरी पर एक इमारत दिखाई दी। वो एक पुराना औपनिवेशिक काल का डाक बंगला लग रहा था। उसकी छत ढलवां थी और सामने एक बड़ा बरामदा था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी वीरान जगह पर होने के बावजूद उसके एक कमरे की खिड़की से पीली मध्यम रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे लगा शायद कोई फॉरेस्ट गार्ड या चौकीदार वहां होगा। मैं उस रोशनी की उम्मीद के सहारे बंगले के तरफ बढ़ा। बंगले के करीब पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि वो कितना पुराना और जर्जर था। दीवारों पर काई जमी थी और बगीचे में जंगली झाड़ियां उगाई थीं। बारिश की आवाज के बीच मेरे जूतों के नीचे बजरी की चरमराहट बहुत तेज लग रही थी। मैं बरामदे में चढ़ा। वहां अजीब सी सड़न थी, जैसे बंद कमरों में होती है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। लकड़ी का दरवाजा इतना पुराना था कि मेरी दस्तक से ही हिल गया। कोई है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की साएं साएं और बारिश का शोर। मैंने दोबारा थोड़ी जोर से दस्तक दी। इस बार मुझे अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी। धीमे भारी कदम जो दरवाजे की तरफ आ रहे थे। दरवाजा एक लंबी डरावनी चरमराहट के साथ खुला। सामने एक बेहद बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी लपट हवा में कांप रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल हो। उसने एक फटा पुराना ऊनी कोट पहना हुआ था जो शायद अंग्रेजों के जमाने का रहा हो। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, वो पत्थर जैसी थीं। जी? उसकी आवाज बहुत धीमी और खुरदुरी थी, जैसे बरसों से इस्तेमाल ना की गई हो। बाबा, मैं रास्ता भटक गया हूं। बाहर बहुत तेज बारिश है।
क्या मैं थोड़ी देर यहां रुक सकता हूं, जब तक बारिश कम ना हो जाए? मैंने कांपते हुए पूछा। उस बूढ़े ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर में कोई हैरानी नहीं थी। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और एक तरफ हट गया, मुझे अंदर आने का रास्ता देते हुए। आ जाओ, उसने कहा, मुसाफिरों के लिए तो है ये जगह। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था और वहां ठंड बाहर से भी ज्यादा थी। दीवारों पर पुराने जमाने के शिकार किए हुए जानवरों के सिर टंगे हुए थे, जिनकी कांच की आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं। मेरा नाम बहादुर है, मैं यहां का चौकीदार हूं। शुक्रिया बहादुर जी, मुझे लगा नहीं था कि यहां कोई होगा। वो रुका और उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। यहां हमेशा कोई ना कोई होता है साहब। लोग आते हैं और कुछ रुक जाते हैं। इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि वो बस एक अकेला सनकी बूढ़ा है। आप कमरा नंबर 3 में आराम कर सकते हैं। उसने एक अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा किया। वहां अंगीठी जली हुई है, आपको गर्माहट मिलेगी। मैं उस गलियारे की तरफ बढ़ा। कमरा नंबर 3 का दरवाजा आधा खुला था। अंदर वाकई एक पुरानी अंगीठी में आग सुलग रही थी, जिसकी नारंगी रोशनी कमरे में नाच रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वहां मेरे अलावा भी कोई था। एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखा नहीं जा सकता था, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। एक भारीपन, एक उदासी जो उस कमरे की हवा में घुली हुई थी। उस अंगीठी के पास रखी एक पुरानी दीमक खाई हुई आराम कुर्सी पर बैठ गया। आग की गर्माहट अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर की सिहरन कम नहीं हो रही थी। वो कमरा, वो किसी बीते हुए जमाने में फंसा हुआ लगता था। ऊंची छत, भारी मखमली पर्दे जो अब धूल से भरे थे, और कोने में एक बड़ा सा 4 खंभों वाला पलंग, 4 पोस्टर बेड। बाहर तूफान अभी भी जारी था। हवा खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थी, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। मैंने अपने गीले कोट को उतारकर आग के पास सूखने के लिए टांग दिया। मेरी नजर कमरे के एक कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। उस पर धूल की एक मोटी परत जमी थी, मानो बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। लेकिन उस धूल के बीचों बीच एक छोटी सी चीज चमक रही थी। मैं उठा और उसके पास गया। वो चांदी की एक छोटी सी डिब्बी थी, शायद सिंदूर या पाउडर रखने के लिए। मैंने उसे उठाया। वो बर्फ जैसी ठंडी थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक हल्की मीठी महक हवा में तैर गई, सूखे हुए लेवेंडर के फूलों की महक। ये महक उस कमरे की सीलन और धुएं की गंध से बिल्कुल अलग थी। ये महक किसी की याद जैसी थी, पुरानी लेकिन अभी भी जिंदा। तभी मेरे पीछे दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। मैं बुरी तरह चौंक गया। बहादुर खड़ा था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय की केतली और 2 कप थे। आपके लिए चाय लाया हूं साहब, उसने अपनी उसी सपाट भावनाहीन आवाज में कहा। इस मौसम में इसकी जरूरत होती है। उसने ट्रे को एक छोटी मेज पर रखा। मैंने देखा कि वो 2 कप लाया था। शुक्रिया बहादुर, लेकिन ये दूसरा कप किसके लिए? बहादुर की पत्थर जैसी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आई। वो लालटेन की रोशनी का धोखा भी हो सकता था। कभी कभी पुरानी आदतें नहीं जाती साहब। वो भी चाय की शौकीन थीं। वो कौन? मेरा गला सूख गया।
बहादुर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और लंगड़ाता हुआ अंधेरे गलियारे में वापस चला गया। उसके जाने के बाद भी उसकी अजीब सी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैंने चाय का कप उठाया। चाय कड़वी थी लेकिन गर्म थी। मैं वापस अंगीठी के पास बैठ गया। उस चांदी की डिब्बी से आती लेवेंडर की महक अब और तेज हो गई थी। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। बारिश का शोर अब कुछ थमने लगा था, लेकिन उसकी जगह एक और आवाज ने ले ली थी। पहले मुझे लगा कि यह हवा की आवाज है जो चिमनी से होकर आ रही है, एक धीमी दर्द भरी आवाज, जैसे कोई बहुत दूर कहीं गहराई में रो रहा हो। सिसकियां। मैं अपनी कुर्सी पर जम गया। ये मेरा वहम नहीं था। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट थी, और वो आवाज बाहर से नहीं, बंगले के अंदर से आ रही थी, शायद इसी कमरे की दीवारों के पीछे से। वो कोई डरावनी चीख नहीं थी, वो एक ऐसी उदासी भरी पुकार थी जो आपके दिल को चीर दे, जैसे कोई बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो और वो इंतजार कभी खत्म न होने वाला हो। मेरे अंदर का लेखक अब डर के मारे कांप रहा था। मुझे मिस्टर कपूर की चेतावनी याद आई, वहां हवाएं कुछ अलग तरह से चलती हैं। अचानक अंगीठी में जलती लकड़ी का एक टुकड़ा जोर से चटका और आग की लपटें एक पल के लिए बुझकर फिर जल उठीं। कमरे में अंधेरा गहरा गया और तभी मैंने उसे महसूस किया। अब तक वो सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब वो हकीकत बन चुका था। मेरे ठीक पीछे उस बड़े पलंग के पास हवा का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर फड़े रोंगटे बता रहे थे कि वहां कोई है, कोई जो बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। लेवेंडर की महक अब इतनी तेज हो गई थी कि मेरा दम घुटने लगा था, और उन सिसकियों की आवाज वो अब बिल्कुल मेरे कान के पास थी। तुम आ गए। एक बहुत ही बारीक हवा जैसी फुसफुसाहट मेरे कान से टकराई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। मैं झटके से उठा और पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो बड़ा खाली पलंग था और उसके ऊपर लगे धूल भरे मच्छरदानी के पर्दे हवा में हल्के से हिल रहे थे, जबकि कमरे की खिड़कियां बंद थीं। लेकिन फिर मेरी नजर फर्श पर पड़ी। अंगीठी की मध्यम रोशनी में पलंग के पास की धूल भरी जमीन पर नंगे पैरों के ताजा निशान थे, छोटे नाजुक पैरों के निशान जो मेरी कुर्सी की तरफ आ रहे थे और वहीं रुक गए थे। मैं उन छोटे धूल भरे पैरों के निशानों को घूरता रहा। वे निशान अंगीठी की राख और फर्श की धूल में बिल्कुल साफ थे। मेरा तर्कशील दिमाग कोई बहाना ढूंढ रहा था, कोई वैज्ञानिक कारण, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस कमरे में मेरे और उस बूढ़े चौकीदार के अलावा कोई तीसरा जीवित इंसान नहीं था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा पसलियां टूट जाएंगी। मैं धीरे धीरे पीछे हटा। मेरी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। उस पल मुझे उस अदृश्य मौजूदगी का डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा गहरा दुख महसूस हुआ। वो फुसफुसाहट, तुम आ गए, उसमें धमकी नहीं थी, उसमें एक तड़प थी, एक सदियों पुराना इंतजार था। मैंने अपना कोट उठाया और उस कमरे से बाहर लगभग भागते हुए निकला। मुझे उस अंधेरे गलियारे से नफरत हो रही थी। मैं मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां बहादुर अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। उसकी लालटेन एक मेज पर रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ही बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसकी पथरीली आंखों में अब एक अजीब सी नरमी थी। आपने उसे महसूस किया ना साहब? उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा। मैं हाँफ रहा था। बहादुर, कमरा नंबर 3 में कौन है?
वे पैरों के निशान, वो आवाज। बहादुर ने एक गहरी लंबी सांस ली जो एक सिसकी जैसी लग रही थी। वो लंगड़ाता हुआ पास की एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। वो मैडम लिली हैं, उसने बताया। ये बंगला अंग्रेजों के जमाने का है। 50 साल पहले मैं यहां नया नया आया था, तब यह बंगला इतना वीरान नहीं था। उसने अपनी धुंधली आंखों से दीवार पर टंगे एक पुराने धुंधले तैल चित्र यानी कि ऑयल पेंटिंग की ओर देखा। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उदास आंखों वाली अंग्रेज महिला की तस्वीर थी। मैडम लिली अपने पति कैप्टन एडवर्ड्स के साथ यहां गर्मियों में आती थीं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कमरा नंबर 3 उनका पसंदीदा कमरा था। मैडम को लैवेंडर के फूल बहुत पसंद थे। वो हमेशा अपनी चांदी की डिब्बी में इत्र रखती थीं। मुझे वो डिब्बी याद आई जो मैंने ड्रेसिंग टेबल पर देखी थी। बहादुर रुका, जैसे पुरानी यादें उसे तकलीफ दे रही हों। फिर एक शाम, बिल्कुल आज जैसी ही तूफानी शाम थी। कैप्टन साहब शिकार पर गए थे और वापस नहीं आए। लोग कहते हैं पहाड़ी से पैर फिसल गया या किसी जंगली जानवर ने। उनकी लाश भी नहीं मिली। बाहर एक हवा का झोंका आया और खिड़कियों के शीशे खड़खड़ा उठे। लेकिन मैडम लिली ने मानने से इनकार कर दिया। वो कहती थीं कि कैप्टन वापस आएंगे। वो हर शाम कमरा नंबर 3 में तैयार होकर बैठती थीं, अंगीठी जलाती थीं और 2 कप चाय का इंतजार करती थीं, एक अपने लिए, एक कैप्टन के लिए। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मुझे वो दूसरा खाली कप याद आया जो बहादुर लाया था। वो इंतजार करती रही साहब, दिन, महीने, साल। वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं, बस खिड़की से बाहर उस रास्ते को देखती रहती थीं जहां से कैप्टन को आना था। और फिर एक दिन वो अपनी आराम कुर्सी पर ही मरी हुई पाई गईं। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा था, लेकिन मैं जानता हूं उनका दिल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन कैप्टन गए थे। बहादुर ने मेरी तरफ देखा। वो आज भी इंतजार करती हैं साहब। हर तूफानी रात में उन्हें लगता है कैप्टन वापस आएंगे। आज जब आपने दरवाजा खटखटाया, जब आप उस कमरे में गए और आग के पास बैठे, तो उन्हें लगा कि उनका इंतजार खत्म हो गया। उन्हें लगा कि कैप्टन एडवर्ड्स वापस आ गए हैं। इसलिए उन्होंने आपसे पूछा, तुम आ गए? मैं सन्न रह गया। मेरा डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरे विषाद ने ले ली थी। वो कोई भटकती आत्मा नहीं थी जो डराना चाहती थी। वो बस एक टूटे हुए दिल की स्मृति थी जो समय के एक लूप में फंसी हुई थी, एक कभी न खत्म होने वाला इंतजार। मुझे माफ करना, मैंने अनजाने में ही कहा, मानो वो सुन रही हो। मैं वो नहीं हूं जिसका तुम इंतजार कर रही हो। बाकी रात मैंने उस हॉल में एक सोफे पर जागते हुए बिताई। मुझे फिर कोई आवाज सुनाई नहीं दी, नहीं कोई महक आई। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुबह होते ही तूफान थम चुका था। पहाड़ियों पर ताजी धूप खिल आई थी। कोहरा छट चुका था। मैं अपना सामान लेकर बंगले से बाहर निकला। बहादुर बरामदे में खड़ा था, अपनी उसी पुरानी फटी हुई कोट में। अलविदा बहादुर, मैंने कहा। उसने सिर्फ सिर हिलाया। संभल के जाइएगा साहब, पहाड़ों के रास्ते धोखेबाज होते हैं। जब मैं उस कच्चे रास्ते पर वापस मुख्य सड़क की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने एक आखिरी बार मुड़कर उस पुराने डाक बंगले को देखा। सुबह की धूप में वो एक आम पुरानी इमारत लग रही थी, लेकिन जैसे ही हवा का एक झोंका पहाड़ियों से नीचे उतरा, मुझे फिर से वो महक आई, लैवेंडर की भीनी भीनी उदास महक। मैंने मुस्कुराते हुए पहाड़ियों की तरफ देखा और अपना रास्ता पकड़ लिया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस पहाड़ियों की खामोशी में घुल जाती हैं, इंतजार करती हुई किसी ऐसे मुसाफिर का जो उन्हें सुन सके।